क्यों बच्चों? डेली डेली यार एक ही काम करने से थक नहीं जाते हो? वही पढ़ना वही पढ़ना। हाँ यार, अब प्रॉब्लम ये है, कुछ नया आता भी तो नहीं है भाई। मान लो ना फिजिक्स आती ना और क्या होता है एक सब्जेक्ट, बायोलॉजी आती, तो करना तो यही झक मार के पड़ेगा, केमिस्ट्री। मैथ्स भी नहीं आता यार। अच्छा, लेक्चर नंबर। आज मन नहीं कर रहा है। नहीं, मन नहीं कर रहा है इसका मतलब आज ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 3:30 से 4 पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ाऊंगा, 3:30 तक पढ़ाऊंगा। आज मन। कौन सी हेडिंग चल रही बताओ? हेडिंग क्या है? अच्छा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ये है। यही है ना? हाँ, ये इतनी मोटी नोट्स किस चीज के? अरे इतना पढ़ाया है क्या मैंने कभी? देखे, जरा चश्मा लगाएं तब दिखेगा। सारी पार्टी एक ही है यार। टर्म ऑफ। हाँ यार, मेरी रेटिंग है ना ये। हाँ, नहीं नहीं सही है, अच्छा। ये मंथन बैच का है क्या? अच्छा, तुम तो कह रहे हो वहां का है। वो भी बढ़िया। हाँ हाँ, सही है यार ये चीज। अच्छा, जैसे आपने ये 4, मतलब एक पेज में 4 स्लाइड है। अच्छा, 4 इधर 4 उधर। यदि एक पेज में 5 स्लाइड या 6 स्लाइड कर दे तो 6, तो दिखेगा आप लोगों को? मुझे तो दिख रहा है, काफी छोटा हो जाता है। तो एक पेज के कितने पैसे लेते हैं ये लोग? 1 रुपए, दोनों तरफ मिला के। 50 पैसा एक साइड, 1 रुपए। अरे तो बहुत सही है यार। अच्छा यार, मुझे इस एक जो ये सीएसडी में लिखता था ना, उसका उसका करा के दे दो, तो सब बच्चों को बंटवा दूं फिर मैं उसकी जेरोक्स। एक्चुअल में मैंने तो पढ़ाते समय हमेशा लिखा है, तो वो सब अलग अलग है। और जो मैंने आप लोगों को दिया है वो हैंड रिटेन है पीडीएफ में। तो ये वाला जो सीएसडी लिखता हूँ वो उसी समय लिखता हूँ ना, तो बहुत सारा उसमें लिख देता हूँ, मतलब काफी हर चीज लिख देता हूँ। तो वो वाला जो पार्ट यदि कट करके यदि एक जगह पे आ जाए, 3-4 पेज में, 4 पेज या 5 पेज 6 पेज जितने भी आ जाए, तो वो मैं सबको दे दूं। हाँ, 3 पेज में ऐसे ही आएगा हर एक का। तो उससे क्या है, बच्चों को रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी कि इतना पार्ट हमें हमेशा रिवाइज होना चाहिए। क्योंकि लिखा तो साफ ही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है कि लिखावट में कोई प्रॉब्लम है कि हाँ यार बहुत गंदा लिखा है, समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो कोई एक बंदा ऐसा करना जरा। तुमने कहा है, तुमने किया, दिखाओ। कल ले आना। कल मतलब जब भी क्लास हो। हाँ यार,
25 रुपए में हो गया। हाँ, वहां पे कितने लिए? 12, आपके में 10, है ना। मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन में ना, मुझे एक चीज की आराम हो रही है, बच्चा कह देता सर समझ में आ गया, आगे बढ़ो। वहां मैं अपने हिसाब से सेट करता रहता हूँ कि पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या पता नहीं किस तरह से चल रहा है, तो वहां हम लोग थोड़ा स्लो रहते हैं। यहाँ बच्चे अपने आप स्पीड बढ़ा देते हैं कि सर समझ गए, हम कितनी बार यही बात बोलोगे, आगे बढ़ो। हाँ, तो यहाँ खड़ा करके पूछने से नहीं होगा यार, आधा बच्चा ही भाग जाएगा। तुम्हारे पास किसका, मंथन का है? किस बैच का है? ओ, न्यूट्रॉन बैच का। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो वाला बहुत पुराना हो गया है, उसमें तो सॉलिड स्टेट वो भी होगा। हाँ, है ना, दिखाओ। हाँ, उसको बता दोगे, वो करके सेट कर देगा। ये तो मैंने हैंड रिटन जो दिए थे वो हैं। हाँ ठीक है, ये तो मेरे पास भी पड़ा है। हाँ हाँ, बस ऐसा ही करना है। चलो अच्छा, अब पढ़ाते हैं, आ जाओ। देखो बच्चों, कल परसों यार बहुत नुकसान हो गया। तुम लोगों की क्लास लेने आ रहा था सुबह सुबह, तो देर हो रही थी, तो मैंने कहा जैकेट और वॉच ऐसे ही हाथ में लिया, मैंने सोचा कैब में पहन लूंगा। अब कैब में रखी, फिर वॉच ध्यान ही नहीं रहा, बातें करते हुए आया, क्लास में चला गया। जब पहली क्लास नीचे ली, तब मैंने जब ऐसे किया तो मैंने कहा यार इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, वॉच कहाँ गई? अब वो फोन उठा नहीं रहा है। तो नहीं नहीं, बहुत नहीं महंगा था, 4,000 के आसपास स्पोर्ट्स वॉच थी, ज्यादा महंगी नहीं थी, 4,000। इस हाँ, ऐसे तो बहुत महंगी थी। हाँ, इससे ज्यादा महंगी पीडब्ल्यू गई थी, उसमें तो 5 बैच आ जाते। एक फॉसिल्स कंपनी है, उसकी वॉच आती है, वो चैन वाली थी, वैसे चट चट नहीं करते। तो जब आप पढ़ाओ तो यार वो हिलती डिलती रहती है, तो मजा नहीं आता, मतलब कंसंट्रेशन खराब करता है। तो मैं क्या करता था, जब बैच लेता था तो ऐसे रख के चला जाता था। अब वो स्टूडियो में रख के चला गया, अब मुझे 15-20 दिन तक याद नहीं रहा। फिर मैंने कहा यार एक दिन वो वाली मिल नहीं रही है। फिर मुझे आया कि यार बैच में पढ़ाते समय वहां स्टूडियो में रखा था। अब 15 दिन बाद कहाँ याद रहता है, इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग आते जाते हैं। तो वो मैंने खरीदी थी 2011 में। 11 में, हाँ 2011 में खरीदी थी, 9,000 समथिंग की। फॉसिल से एक कंपनी है वॉच की, 2011 में। और वो खो गई है 2019, 2019 में। वो 9,000 समथिंग की थी, 2011 में। हाँ हाँ, 2011 में 9,000 की थी वो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जब अगली बार दोगे तो ले लेंगे एक। हाँ हाँ हाँ, यहीं से पढ़ाएंगे। एक्टिव मास पढ़ा दिया कि पढ़ाना है? तो बस ठीक है, पढ़ाता हूँ। अच्छा चलिए, अब पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो, बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर यार आप पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, या तो आके डांटते हो, ठीक है, या पढ़ाने की बात करते हो, या फिर और कुछ मतलब करोगे। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों, मैं जैसे क्लास में घुसता हूँ ना, तो मेरा चेंज हो जाता है सब कुछ, तो मेरे मुंह से और कुछ निकलता ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार, तुम्हें हर बार नहीं डांटूंगा, ऐसी बात नहीं है। कहता सर कुछ तो अलग बोल दो। आज मैं वहां उन लोगों को बच्चे को समझा रहा था, क्योंकि शायद कल टेस्ट है तुम लोगों का, तो उनका भी टेस्ट है। तो मैंने कहा यार एक दिन की पढ़ाई से तुम्हें 650 आते हैं, तो यदि एक हफ्ते तुमने पढ़ लिया तो 800-900 नंबर ना ले आओ कहीं। तो चलिए, आप पढ़ाते हैं। तो मुझे ये भी समझ में आया कि बच्चे बेचारे दुखी हो जाते हैं कि यार डेली आके एक ही काम कर देते हो, डांट देते हो। हाँ, चलिए अब पढ़ाते हैं, है ना। अब देखो, एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। देखो, ये एक हमारी रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है, ध्यान दीजिएगा, ए रिवर्सेबल बी। अब इसकी हमने इनिशियल वैल्यू ए नॉट मान ली,
टी इक्वल टू 0 पे। अब चैप्टर चल रहा है इक्विलिब्रियम, तो हम कहां से कहां तक जाएंगे? टी इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम तक, बस। इसके आगे कभी नहीं जाएंगे। क्यों? इसके आगे हमें खुद नहीं पता है कि रिएक्शन जाएगी किधर। इक्विलिब्रियम पे इक्वल टेंडेंसी है, तो हमें खुद नहीं पता है कि रिएक्शन किधर जाएगी। तो टी इक्वल टू 0 से हमेशा टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक जाना है, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि रिएक्शन किधर जाएगी। तो हम माइनस किधर करेंगे, प्लस किधर करेंगे। टी इक्वल टू 0 से इक्विलिब्रियम तक हमें पता होता है कि रिएक्शन आगे जा रही है। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं जा रहा है तब तक तो रिएक्शन की डायरेक्शन है ना। तो आप हमेशा जो इक्वेशन बनाओगे वो हमेशा कहां से लोगे? टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम तक। उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता है, तो हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा यार टी इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है। अब यहां से हम टी एट इक्विलिब्रियम आ गए। केमिकल काइनेटिक्स में हम टी सेकंड तक आते थे, तो अब हम इक्विलिब्रियम तक आते हैं। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट हो ही जाएगा। तो मैंने माना एक्स डिसोसिएट हो गया, और ये एक्स फॉर्म हो जाएगा क्योंकि 1:1 की रिएक्शन है। अब जरा देखो यहां पर ए क्या क्या हो सकता है। जो ए नॉट है यार, ए नॉट क्या हो सकता है? या तो रिएक्टेंट को आप मोल के फॉर्म में लोगे, या तो आप कंसंट्रेशन के फॉर्म में लोगे, या आप प्रेशर के फॉर्म में लोगे। ऐसा ही कुछ तो लोगे, है कि नहीं भाई? रिएक्टेंट के या तो मोल दे दिए जाएंगे, या कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा, या प्रेशर दे दिया जाएगा। अच्छा, जो मोल का दिया जाएगा मतलब ए का दिया जाएगा वही एक्स का होगा। क्यों? आपने फिजिक्स में पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन में, सेम पैरामीटर प्लस माइनस होते हैं। यदि ए नॉट माइनस एक्स लिखा है, इसका मतलब जो ए की यूनिट होगी वही एक्स की यूनिट होगी, है कि नहीं? तो यहां पर एक्स क्या होता है जरा गौर समझिए। इस एक्स को ही बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। इस एक्स का नाम होता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, और इसकी यूनिट वही होगी जो ए की होगी। तो इसको हम नाम देते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो जरा देखो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन होता है डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेक करो, यही तो लिखा है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आई, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, और इसकी यूनिट होती है मोल, मोल पर लीटर, एटमॉस्फेयर, कोई ना कोई यूनिट होगी, क्योंकि ए की यूनिट होगी। एक कंसंट्रेशन होगा, या प्रेशर होगा, या मोल होगा, कुछ होगा। बच्चों ने कहा सर ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन आप इसको बोलते हो, हम भी मान लेते हैं कि यही होता है। अब जरा गौर समझिएगा। अब मैंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ये देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जरा बताओ, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम कितना है? एक्स। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो गया है? एक्स डिसोसिएट हुआ है। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ये। अब जरा गौर से मेरी बात को बताइएगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि नहीं? एक्स की वैल्यू कोई फिक्स तो नहीं है भाई। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 मोल, 4 मोल, 10 मोल, 50 मोल, 100 मोल, लाख मोल, करोड़ों मोल, कुछ भी हो सकते हैं। मगर अल्फा की वैल्यू बताओ, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ए नॉट। भाई जितना रिएक्टेंट है ज्यादा से ज्यादा उतना ही डिसोसिएट करा पाओगे। तो
एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ए नॉट के बराबर। जब यहां ए नॉट डालोगे तो ये 1 आएगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। मैथमेटिकली देख लो, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जितना रिएक्टेंट है सबका सब डिसोसिएट हो जाए, यही तो हो सकता है। तो यदि यहां ए नॉट डालोगे तो ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो अप्रोचेस टू 1 होगी, है कि नहीं? एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सुनते जाइएगा। एक्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये क्या है? डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन। क्यों? ये देखो लिखा है फ्रैक्शन, ये क्या लिखा है देखना, गौर समझना। ए अमाउंट में से एक्स अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन साइंस की लैंग्वेज में। तो ये जो अल्फा होता है इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसी को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन। फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट, कितने फ्रैक्शन रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है। अब थोड़ी वो अपनी वाली लैंग्वेज में छाप देते हैं, जैसे थोड़ा सा साइंस के बाद याद रहे, कितने फ्रैक्शन रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है। तो एक्स जो है वो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है, कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है उसकी यूनिट होगी, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैथमेटिकल फॉर्म ये है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और लैंग्वेज के फॉर्म में ये क्या लिख के आया? ये मैथ फॉर्म है। लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा कि ए में से एक्स डिसोसिएट हुआ है, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कितने फ्रैक्शन रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है एट इक्विलिब्रियम। चाहो तो आगे थोड़ा डेफिनेशन को और अच्छी लिखने के लिए एट इक्विलिब्रियम लिख लो कि किस जगह पे बता रहे हो, एट इक्विलिब्रियम। अब जरा गौर से देखिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब ये जो है अल्फा जो है वो लाई करेगा 0 से लेके 1 तक के बीच में। मैक्सिमम 1 है, मिनिमम भाई कुछ ना डिसोसिएट हो 0, तो 0 to 1 लाई करेगा। और इसको बोलो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन। अब हमने मैथ्स में पढ़ा है कि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई मारो तो वो परसेंटेज बन जाता है। तो हम इसको परसेंटेज बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, देखो परसेंटेज अभी पीछे कर रहे हैं बेटा, हाँ, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन को क्या करोगे? आप लिख दोगे अल्फा इंटू 100। अल्फा की वैल्यू है x अपॉन ए नॉट इंटू 100। तो जब 100 लग जाएगा तो वो परसेंटेज हो जाएगा। मगर इन जनरल दोनों को वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बुकों में लिखते हैं, जबकि है अलग अलग बात। इसको भी तुमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख दिया है, फ्रैक्शन को भी, और परसेंटेज दिया जाएगा तो भी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख देते हैं। तो वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। वो कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% है, तो इसका मतलब तुम समझ गए कि ये परसेंटेज में वैल्यू दी है। फ्रैक्शन में बनानी है तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं। मगर वो अलग अलग है तो अलग अलग बोलना चाहिए, मगर इतना थोड़ा सा होता है कि ठीक है लैंग्वेज मैनेज कर लो, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन में क्या क्या डिफरेंस है? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो यूनिट होती है। अल्फा जो है वो डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है।
ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है 1, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। और लैंग्वेज के फॉर्म में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कितने फ्रैक्शन रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है इक्विलिब्रियम पर। फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई मारेंगे, परसेंटेज बन जाएगा। तो ये दो पॉइंटों की डिफिनीशन है कि हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की डिफिनीशन क्या है। अब जरा देखो यार बच्चों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि यार वो क्वेश्चन पूछे और हम निकाल दें। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मैंने कहा 10 मोल ऑफ PCl5 डिसोसिएटेड एज फॉलोज। वो क्या आ गया? PCl5 डिसोसिएट हुआ PCl3Cl2। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लिखा ज्यादा होगा, मतलब उसमें लिखा बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ बताना होता है, तो वो बड़ा क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, उसमें लिखा बहुत सारा होगा। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ PCl5 इज 4 मोल। पहला, अब क्वेश्चन बना रहा हूं नंबर 1, कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। आंसर 6 मोल, 4 मोल और 6/10। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको ये बताना है। दूसरा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। ऑप्शन, ऑप्शन है ये। अब देखो करो कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कौन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन है, हमें पहचानना आना चाहिए। तो देखो PCl5 डिसोसिएट हो रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई हो रहा है। क्या बना रहा है? PCl3, हमने कहा ठीक है। क्या बना रहा है? Cl2। इसके 10 मोल लिए 0 0 पे। कौन कौन सी कंडीशन लिखोगे? हमेशा T=0 की और इक्विलिब्रियम की। तो भाई इक्विलिब्रियम पे पहुंचे। जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो हमें पता चला कि ये x मोल डिसोसिएट हो गया। हमें क्या पता कितना डिसोसिएट हुआ है? ये x मोल बना, ये x मोल बना, यहां से हमने निकाला। तो हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पर PCl5 कितना है? 10-x। उनके हिसाब से इक्विलिब्रियम पर PCl5 कितना है? 4 मोल। एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ PCl5 इज 4 मोल। तो यार दोनों लोगों ने एक ही वैल्यू निकाली है, तो बराबर होनी चाहिए। तो मैंने बराबर कर दिया कि 10 - x = 4। तो x = आ गया 6 मोल। इससे हमें यह पता चल गया कि 6 मोल डिसोसिएट हुए। ये सब इक्विलिब्रियम पे ही चल रहा है। तो ये 4, ये 6, ये 6। अब हमने पूछा क्या है? तो मैंने कहा कि यार कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कितना कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ है एट इक्विलिब्रियम पे, मतलब x। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है? 6। तो आंसर 6 2 है। अब 6 विदाउट यूनिट या 6 यूनिट के साथ? तो यार x यूनिट के साथ चलेगा, तो 6 मोल आंसर होगा। फिर मैंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है x/a। डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन 6, इनिशियल कंसंट्रेशन 10। तो ये आंसर आ गया, है कि नहीं? 6/10। तो क्वेश्चन में जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है।
वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रहा है कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन दे रहा है। ऐसा ना हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह पे तुम एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डाल रहे हो। तो आपको जरा लैंग्वेज पर फोकस रखना पड़ेगा कि वो क्या देना चाह रहा है। ठीक है। अब जरा गौर समझो, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको अच्छे समझिएगा। नोट, जब कभी इनिशियल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट आपको कंसीडर करना है, तो आप कितनी कंसीडर करोगे? एक। क्योंकि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एक है। अब उसमें से ही कुछ डिसोसिएट होगा ना, तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। गौर सुनिए, डरिएगा नहीं। अभी नहीं, डरने की बात तो अभी दूंगा थोड़ी देर में, अभी तो तुम समझ जाओगे। ये देखो, हाँ, अभी कांपोगे भी और 6 महीने बाद रोगे भी। देखिए, अब इसका मतलब समझो जरा। अब ये कोई पढ़ के सुनाए ये लिखा क्या है। देखो, फिजिक्स वालों ने हम लोगों को बचपन में बता दिया था कि सेम यूनिट का प्लस माइनस होता है। हाँ हाँ, तो 1 - अल्फा, तो अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका मतलब 1 क्या होगा? वो भी फ्रैक्शन होगा। ये फ्रैक्शन है, तो भाई फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस करोगे ना, है ना। अलग सर की एक बात बहुत सही है। आ जाओ, एमआर सर तो अच्छे ही हैं। अच्छा आ जाओ, अब पढ़ाने दो। एक्चुअल में बायो क्या है ना, मैं यार 9 से ही नहीं जानता हूँ, तो बायो का मैं कुछ बता ही नहीं सकता किसी के बारे में। हाँ,
तो चलो इधर आ जाओ। वो डर है अपना अपना हर जगह रहता है, किसी का किसी सब्जेक्ट से डर, किसी का किसी सब्जेक्ट से डर। हाँ अच्छा पढ़ाने देखो बातें चालू करा दी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, भूल जाऊंगा जो रट के आया हूं, ध्यान दो। देखिए अल्फा फ्रैक्शन है तो इसका मतलब 1 भी फ्रैक्शन है। तो जब आप 1 लेते हो इसका मतलब आप फ्रैक्शन में लेके चलो। अरे प्रभु वो देखो मस्त हो गया अपना, आ जाओ वापस आओ इधर। तो देखो अल्फा अल्फा फ्रैक्शन है तो 1 भी क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो जब आप एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो जो बच्चे गलती करते हैं, जब आप यहां 1 लेते हो तो डायरेक्ट अल्फा को माइनस कर सकते हो। क्यों, 1 लेने का मतलब है आपने कहा है कि ये 1 फ्रैक्शन है। जैसे 100 लेते हो ना तो 100% लिया तो भाई 40% उसमें माइनस कर दिया, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज माइनस हो गया। तो जब आप रिएक्टेंट को 1 मानते हो इसका मतलब तुमने माना कि रिएक्टेंट एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस होगा तो तुम डायरेक्ट वहां अल्फा माइनस कर सकते हो। मगर यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये जो है ना नागवार गुजरेगा फिजिक्स वालों को। क्या, यदि आपने इस चीज को ऐसे कहीं लिख दिया तो भाई वो लोग हम लोग को दौड़ा लेंगे। ये देखो क्या हुआ, ऐसे ये जो हमने लिखा ये बहुत फर्जी बना है, कंसंट्रेशन से फ्रैक्शन माइनस कर दिया है, जबकि ये तुम्हें पता है, बचपन से सीख के आए हो कि ये गलत लिखा है। मगर यहां क्या है, तुम्हें मीनिंग नहीं पता है कि अल्फा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसलिए तुम झोंक में कर रहे हो। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने अल्फा को अच्छे से रियलाइज नहीं किया कि अल्फा है क्या। अब ये मोल है ये फ्रैक्शन है, माइनस कैसे हो जाएगा। ये तो वही हुआ कि प्रेशर से हमने क्या किया, डिस्टेंस को माइनस कर दिया है। अब पूछ रहे वैल्यू बता दो, तो जरा ध्यान दो। तो कभी भी अल्फा यदि डायरेक्ट माइनस करना है तो फिर ऐसे चलेगा। क्यों, अल्फा एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन से माइनस होगा, वैल्यू से माइनस नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट समझ गए। तो हमेशा वैल्यू बनानी पड़ती है। जैसे तुमसे कहा जाता है कि 40% डिसोसिएशन हुआ, तो आप देखो आप उसका 40% निकाल देते हो, और जैसे ही उसका 40% निकाल दोगे वो वैल्यू बन जाएगा। भाई किसी ने कहा ए का 40% डिसोसिएट हुआ, तो कैसे निकालोगे ए का 40%, मतलब ये ऐसे ऐसे ही तो करोगे। और जैसे ही आपने ये निकाल दिया अब ये वैल्यू बन गई, वैल्यू से वैल्यू माइनस कर लो, है कि नहीं। मेरे पास 2000 रुपए है, इसके 40% खर्च कर दिए, तो अब ऐसा थोड़ी लिख दोगे 2000 माइनस 40, वो तो परसेंटेज है ना। तो आप उसकी वैल्यू निकालोगे कि हाँ यार 2000 में से 800 रुपए खर्च किए हैं, तो 2000 माइनस 800, आपने 40% निकाला फिर रखा, क्योंकि वैल्यू से वैल्यू माइनस हुई। तो यही काम यहां पर भी करना है, कोई नया काम नहीं करना है। जो तुम घर में करते आए हो, हर जगह करते आए हो, 2-4 साल से कर रहे हो, वही करना है। तो ध्यान रखना अल्फा एक फ्रैक्शन है, बस इतना दिमाग में स्टोर करो कि अल्फा फ्रैक्शन है। तो इस तरह से चलेगा, उस तरह से नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, इस बात को समझ गए। बच्चों ने कहा सर क्या बात करते हो, समझ गए। हमने कहा लो भाई जब इतना ही समझ गए हो तो कर लो क्वेश्चन। किधर जा रहा भाई, एक लाया तो था मैं क्वेश्चन, ये रुक जाओ दूरबीन लगाऊं तब दिखेगा। लाया हूं, मुझे याद है यार कि एक क्वेश्चन में ये है। अब आप करो इसको अच्छे से। देखो इफ अल्फा इज द, देखो भाई ने तो बहुत अच्छा लिख दिया, लिख भी दिया है उसने, मैं तो लिखूं भी ना। इफ अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम in the reaction to HI reversible H2 plus I2 starting with the 2 mole of HI। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ये ध्यान रखना है, हल्का क्वेश्चन नहीं है ये। starting with the 2 mole of HI when the total number of mole of reactant and product at equilibrium, इक्विलिब्रियम पे टोटल कितने मोल होंगे। तो गौर सुनिए अब इस क्वेश्चन को, देखिए रिएक्शन क्या है, ये 2 मोल है, इनिशियल में 2 मोल ले रहा है ना, है कि नहीं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इक्वेशन लिखते हैं, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। अब जरा बच्चों देखो, उसने कहा है कि अल्फा डिसोसिएशन हुआ, अल्फा फ्रैक्शन, तो किसका फ्रैक्शन बनाओगे, इनिशियल का। अब ये वैल्यू लिखी है तो वैल्यू से वैल्यू माइनस करोगे,
तो मैंने इसको वैल्यू बनाया, इसका अल्फा फ्रैक्शन कितना होगा, ये देखो, इसका अल्फा फ्रैक्शन होगा 2 अल्फा। भाई परसेंटेज में होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, चलो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको मैं कुछ और बोल देता हूं। इसका 1/2 पार्ट डिसोसिएट हुआ है, तो बताओ वैल्यू में कितना आएगा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू बन गई। देखो इसका 3/4 पार्ट डिसोसिएट हुआ है, तो आप क्या मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, तो फ्रैक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गई, वैल्यू। डायरेक्ट अल्फा को इससे माइनस ना कर देना, नहीं तो बुरा मान जाएंगे सब लोग। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है, वो फ्रैक्शन है। तो रास्ता हमारे पास दो है, क्या, उस वैल्यू को उस फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कैसे होगा, वैल्यू इनटू फ्रैक्शन इक्वल टू वैल्यू बन गया, ये देखो। और ये करने के लिए मान लो जैसे ये अल्फाबेटिकल है, तो हो सकता है बच्चे को टेंशन हो रही हो कि यार ये क्या करना है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इजी दे देता हूं। 10 मोल थे, ठीक है, 10 मोल थे, 3/4 पार्ट डिसोसिएट हुआ, पार्ट वाला ही तो फ्रैक्शन होता है, 3/4 पार्ट डिसोसिएट हुआ, या 0.6 फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, तो क्या करोगे, कैश कितना डिसोसिएट हुआ, 0.6 फ्रैक्शन, तो कितना डिसोसिएट हुआ, 6 मोल। ये देखो अब वैल्यू में आ गया, ये देखो वैल्यू आ गई, 2/5 पार्ट डिसोसिएट हुआ, तो देखो कितना डिसोसिएट हुआ, 4 मोल, वैल्यू आ गई। तो जैसे ही वैल्यू में फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू बन जाएगा, तो ये वैल्यू से वैल्यू माइनस होगा, तो भाई तुमने कितना माइनस किया, 2 अल्फा। बस ये समझ में आ गया, यदि ये आ गया तो खत्म हो गया गेम, बस इसी जगह पे मतलब क्लिकिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये क्लियर किया कि ये कैसे माइनस कर दिया है। उसने कहा कि अल्फा फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन है, इनिशियल मोल 2 थे, इसमें से अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करने का सिंपल सा रास्ता होता है उस फ्रैक्शन का उस वैल्यू में मल्टीप्लाई। ये देखो अभी तक यही कर रहे हो, तो मैंने कर दिया, अब बाकी आप कर ही लोगे। जब 2 डिसोसिएट होते हैं तो एक फॉर्म होता है ना, आधा फॉर्म होता है। कितना डिसोसिएट हुआ है, 2 अल्फा, तो आधा क्या होगा, आधा क्या होगा। अब वो कह रहा है सम कर दो, तो भाई इसको इसको और इसको जोड़ दो, तो जोड़ने पे क्या आ गया, ठीक है, बात समझ पाए हो कैसे हुआ ये क्वेश्चन। देखो इसमें सबसे जो दिक्कत वाली बात है बस यही वाली है, बच्चे माइनस करने में 2 माइनस अल्फा चिपका देते हैं, या तो एक गलती ये करते हैं कि 2 माइनस अल्फा चिपका दिया, ठीक है, तो 2 हमारी वैल्यू है, अल्फा हमारा फ्रैक्शन है, तो 2 माइनस अल्फा हो ही नहीं सकता है, ये साइंस के हिसाब से ही गलत हो गया। अब या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू वो बना नहीं पाते कि एब्सोल्यूट वैल्यू बनाई कैसे जाए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बनानी है, वैल्यू में फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। अब किसी को इसमें टेंशन हो रही, नहीं सर हम तो वो वाला जानते हैं, परसेंटेज वाला जानते हैं, तो यार वो लोग कर लो यार। देखो ये फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाया, बन गया परसेंटेज। अब वैल्यू को परसेंटेज से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से डिवाइड भी करते हैं, वही तो आएगा, ये कट गया, 2 अल्फा ही तो आया। मान लो किसी को फ्रैक्शन वाले में टेंशन है, परसेंटेज वाला तो बचपन से करते आए हो ना, तो उसमें क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, परसेंटेज लिखते हो, नीचे 100 से डिवाइड करते हो, परसेंटेज लिखा, नीचे 100 से डिवाइड कर दिया, तब भी वही वैल्यू आएगी। कर लोगे, चलो तो इस किसका है रोल है, आप देखो इसी कोएफिशिएंट से तो तुम्हें पता चला कि यहां अल्फा लिखना है। भाई जब इसके 2 डिवाइड डिसोसिएट होते हैं तो इसके कितने फॉर्म होते हैं, एक, तो तुमने कहा इसका आधा फॉर्म होता है, तो ये कोएफिशिएंट ही तो बता रहा है। तो तुमने कितना डिसोसिएट किया, 2 अल्फा, तो फॉर्म कितना होगा उसका आधा, तो ये अल्फा अल्फा। यदि 1 को तुमने मोल माना है तो फिर वही लिखना पड़ता, 1 माइनस 1 इंटू अल्फा, वो बात अलग है, दिखने में ना समझ में आता, मगर मैंने कॉन्सेप्चुअली वही लिखा होता, जैसे अभी किया वैसे ही किया होता। वो बात अलग है, गलत करो या सही करो उसमें आंसर सेम आ रहा होता है ना, क्योंकि दोनों 1 है।
हाँ वो तो फिर हाफ हाफ बनेगा, मगर रूल रूल है, यदि ये मोल दिया है तो मुझे यहां पे यदि लिखना है तो 1 इंटू अल्फा लिखेंगे। वो इत्तेफाक की बात है कि 1 लिखो या नहीं लिखो तो बात वही आ रही है, मगर रूल के हिसाब से ही चलेंगे, है ना। और ये गलती करते हो, इसी वजह से मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस कराया आपको। अब जरा देखो यार बच्चों, हमें ये पता चल गया कि अल्फा किसको कहा जाता है। आप लोगों को वो तो पढ़ा दिया होगा ना, के वाला पार्ट, मतलब रूल बना के K1 K2 वाले, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जस्ट बाद इस पर जरा ध्यान दो। आपने कहा कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम की चीज होती है, मैंने कहा ठीक है होती है। तो बच्चों ने कहा ये क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जरा इस चीज को जरा समझिए, गौर समझिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान दीजिए। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, देखिए कंसंट्रेशन का एक न्यू टर्म है, न्यू टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव मास। भाई आवाज नहीं करो, भूल जाऊंगा, तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं हूं। देखिए कंसंट्रेशन का एक नया टर्म है एक्टिव मास, जिसको हम लोगों ने कंसंट्रेशन में कभी नहीं पढ़ा, ध्यान होगा। ये कंसंट्रेशन का टर्म है, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, उसी तरह से एक नया टर्म है एक्टिव मास। क्या है अभी पढ़ाएंगे। इसका जो सिंबल होता है, इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, वो बच्चों किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है, तो एक्टिव मास जो होता है किसी भी का, एक्टिव मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ सब्सटेंस। जिसका एक्टिव मास निकाल रहे हो उसी की मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम सब जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो एक्टिव मास की वैल्यू हो गई K इंटू मोलरिटी, ठीक है। अब जरा देखिए K क्या है, फॉर इक्वल सॉल्यूशन एंड गैस फेज के लिए K इक्वल टू 1 है, मतलब जितनी केमिस्ट्री नीट और जेई में है उन सब में K इक्वल टू 1 है। ऐसा नहीं कि K हमेशा 1 होता है, हायर स्टडी में K 1 नहीं होता है। तो जरा देखो K इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब एक्टिव मास जो है उसी मॉलिक्यूल की मोलरिटी के बराबर है, एक्टिव मास जो है उसी मॉलिक्यूल की मोलरिटी के बराबर है। अब एक्टिव मास होता क्या है, एक्टिव मास वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए नाम है एक्टिव मास। concentration of reactant and product which is participate in a chemical reaction, concentration of reactant and product which is participate in a reaction। तो जितना ले रहे हो सब पार्टिसिपेट करेगा, भाई इक्विलिब्रियम आने के बाद करेगा, कर तो रहा ही है। हम आधी रिएक्शन लिख रहे हैं ना, वो थोड़ी कोई आधी रिएक्शन कर रहा है। तो जरा देखो आपको क्या क्या समझना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप एक्टिव मास निकाल रहे हो, वो बात अलग है कि आप उसकी मोलरिटी निकाल रहे हो। क्यों, क्योंकि एक्टिव मास किसके बराबर है, मोलरिटी के बराबर। तो जब भी तुम्हें कहीं निकालना होगा तो आप उसकी मोलरिटी निकाल दोगे, वही एक्टिव मास बोला जाएगा। मगर आप पूरे पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, आपने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब आपने निकाला एक्टिव मास है।
मगर आप उसको क्या निकालते हो, मोलरिटी निकालते हो। क्यों? क्योंकि एक्टिव मास और मोलरिटी केस में क्या है, बराबर है दोनों, तो आप उसको निकाल देते हो। तो मैंने आपको बढ़ाया कि यार एक्टिव मास एक नया कंसंट्रेशन टर्म है जो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू उसकी मोलरिटी के बराबर है। तो आपको जब भी कहीं एक्टिव मास निकालने को कहा जाए तो आप उसकी मोलरिटी निकाल दो। ठीक है, मोलरिटी कैसे निकाली जाती है हम सब लोग जानते हैं, मगर सिंबल अलग है, सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका सिंबल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी वजह से जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का लिखते हो, जैसे मान लो यही रिएक्शन है, देखना आपसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो आप ऐसे लिखते हो। भाई ऐसे क्यों लिखते हो जबकि मोलरिटी लिखनी है? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट कोई मोलरिटी को थोड़ी रिप्रेजेंट करता है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ाया है, तो फिर हम ऐसा लिखते ही क्यों है? ये तो गलत लिख गया ना यार। जब मोलरिटी लिखनी तो लिखोगे मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन, मोलरिटी ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ HI का स्क्वायर। मगर रियलिटी क्या है, क्योंकि लिखा जाता है एक्टिव मास, वो एक नया कंसंट्रेशन टर्म है। इत्तेफाक की बात है कि जितनी साइंस अपने सिलेबस में है उसमें एक्टिव मास और मोलरिटी बराबर है, इसलिए लिखा एक्टिव मास होता है निकाल देते हो मोलरिटी, लिखा एक्टिव मास होता है निकाल देते हैं मोलरिटी। तो हम इस टर्म को फील ही नहीं कर पाते कि कोई ये अलग टर्म है, हम तो कहते ठीक है यहां बना है स्क्वायर ब्रैकेट तो बना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगने का मतलब वो एक्टिव मास की बात कर रहा है, और एक्टिव मास मोलरिटी के बराबर है, तो जैसे मोलरिटी निकालते हो वैसे ही एक्टिव मास निकालना है, कुछ नया नहीं करना है। बस मैं टर्म के बारे में बता रहा था कि ये टर्म आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये अलग टर्म है। अब जरा देखो, इस टर्म के बेसिस पे, इस टर्म के बेसिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, इस टर्म के बेसिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम रखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिव मास, टर्म ऑफ एक्टिव मास, इसको कहा जाता है केसी। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्टिव मास के फॉर्म में लेना है, मतलब मोलरिटी के फॉर्म में लेना है। फिर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जब पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में निकालते हो तो इसको कहते हैं केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। दोनों में क्या है, दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को अलग अलग यूनिट में रखा गया है, ये मोलरिटी के टर्म में है और वो प्रेशर के टर्म में है। ठीक है, अब देखो दोनों की खास बात, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केसी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केपी से, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब मान लो कोई रिएक्शन है, सपोज करो अमोनिया की रिएक्शन है, अब मुझे इसका केसी लिखना है, तो केसी लिखना है इसका मतलब कंसंट्रेशन किस फॉर्म में होंगे, एक्टिव मास के फॉर्म में होंगे। तो हम इसका केसी लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसी का केपी लिखना हो इस रिएक्शन का, तो केपी किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, पार्शियल प्रेशर का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी है, उसका सिंबल पी है तो पी लिख दिया, पी ऑफ अमोनिया, पी ऑफ नाइट्रोजन, पी ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं। अब जरा और समझिए, ये बात क्लियर है। एक्टिव मास के फॉर्म में यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो तो उसको केसी बोल देंगे, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो तो उसको केपी बोल देंगे, इस तरह से।
अब यार जरा गौर से एक बात और समझिए जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली यूज होगी, फ्रीक्वेंटली यूज होगी। अब बताऊंगा, देखो वो क्या है, जरा इस पॉइंट को समझो। देखिए, प्योर लिक्विड एंड सॉलिड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होते हैं, डज नॉट रिटेन इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हम इनको इक्विलिब्रियम इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को किसी ने हीट कर दिया तो ये आ गया। अब ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, क्लोज कंटेनर में की गई होगी। अब किसी ने कहा इसका केसी लिखो, तो भाई ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सिर्फ हम लोग गैस का लिखेंगे, इक्वल सॉल्यूशन का लिखेंगे, तो बस इतनी इक्वेशन आएगी। किसी ने कहा केपी लिखो, तो इतनी इक्वेशन आएगी। सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन में लिखे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो खुद कांस्टेंट होते हैं। इस वजह से हम उनको क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो जब भी कहीं ऐसी बात आए तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ये देखो, अब मैंने कहा यार इसका केपी लिख दो, या मैंने कहा इसका केसी लिख दो, तो आप केसी इक्वल टू लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। ये देखो, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिखोगे क्योंकि सॉलिड है। केपी इक्वल टू लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे। क्लियर है? तो ये पॉइंट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होगा, क्वेश्चन पूरे चैप्टर में यूज होगा। 2 पॉइंट मैंने बताए, पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा पूरे चैप्टर में। दूसरा ये वाला, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसका केपी केसी तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होगा कि सॉलिड है तो उसका नहीं लिखना है, प्योर लिक्विड है उसका नहीं लिखना है। मेनली सॉलिड का ही है, प्योर लिक्विड मिलेगा कहां, जब रिएक्शन हो रही है तो मिक्सचर ही मिल रहा है ना। अब आपका मन कर रहा होगा कि इस पर क्वेश्चन भी दो। अच्छा, बाद में मन करेगा, कोई बात नहीं, पहले छाप लो फिर मन करो। 1 मिनट वहां पहुंचा दे क्वेश्चन को, यहां पे पानी की बोतल नहीं दे रहा आजकल, तो छाप लीजिए सभी लोग, और सब लोग अच्छे से तैयारी कर लो पेपर की। केमिकल काइनेटिक्स तो आता ही होगा यार उसमें, है ना। हाँ, और पीछे केमिकल काइनेटिक्स मंडे को प्रैक्टिस कराऊंगा। आज उसका लेक्चर है वाईटी पे, यूट्यूब पर। जिसका मान लो जिसको नहीं आता है या जिसने बैकलॉग कर रखा है, तो आज और कल 2 दिन में वो चैप्टर खत्म होगा। आधा पार्ट आज पढ़ाऊंगा, आधा पार्ट कल पढ़ाऊंगा। अभी मुझे ये याद नहीं है कि मेरी क्लास है कितने बजे से, या तो 5 बजे से होगी या 8 बजे से होगी, 2 स्लॉट हैं उसके। ठीक है, किसी एक स्लॉट में लगी है, ये मुझे याद है। तो केमिकल काइनेटिक्स का आधा पोर्शन आज पढ़ाएंगे, आधा पोर्शन कल पढ़ाएंगे। मतलब वो हर चैप्टर को 2 पार्ट में खत्म करना, ये रूल है। तो आधा आज आधा कल, और मंडे को उसका प्रैक्टिस सेशन है जो हम लोगों का ऐप पे चलता है, ऐप वाला प्रैक्टिस सेशन जो रिवीजन चल रहा है हर मंडे को। तो 3 घंटे हम मंडे को केमिकल काइनेटिक्स की प्रैक्टिस कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मोल खत्म हो गया, लिक्विड खत्म हो गया है, और केमिकल काइनेटिक्स वही शेड्यूल है प्रैक्टिस का जो आपके बैच में पढ़ाने का है। आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाया गया, उसी ऑर्डर में रिवीजन चलेगा। तो मंडे को हम लोग उसको करेंगे, ट्यूसडे को उसका टेस्ट देंगे, और वेडनेसडे को उसकी आंसर की देंगे। तो आप लोगों ने यदि छाप लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आप लोग जरा देखो बैक साइड, तो आप लोग देखो जरा,
थर्मोडायनेमिक्स को आप लगाते जाएं, क्वेश्चन आपके पास है, सब दे दिया है, आरपीएस दे दिया है, एमपीएस दे दिया है, आप अच्छे से करिए, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद का जो हफ्ता होगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स का ही रिवीजन आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन आएगा तो वहां पर फिर हम लोग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करेंगे और फिर उसका टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करते रहें, क्योंकि ये सब काम आपको करने हैं, हमारा काम तो हम कर रहे हैं, ये करेंगे, मंडे को क्लास लेनी है वो लेंगे। अब जरा देखो, बस यार कितना करोगे, इसको आंसर दो सब लोग। फॉर द इक्विलिब्रियम MgCO3 सॉलिड, MgCO3, अच्छा मैं लिख देता हूं, वो इक्वेशन ओवरलैप कर गई है, इक्वेशन बच्चों ओवरलैप कर गई है, मैं इक्वेशन लिख देता हूं। ये देखो, ये इक्वेशन है और उसका वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कौन सी इक्वेशन सही है। तो यार ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये तो आएंगे नहीं, तो इसमें MgO है, इसमें MgO है, इसमें MgCO3 है, ये आएगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड को आप नहीं लिखोगे तो सिर्फ क्या होगा, CO2 की इक्वेशन आएगी। ये देखो, है कि नहीं, सिर्फ हमारी CO2 की इक्वेशन आएगी। बच्चों ने कहा सर ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक केपी एक केसी, तो क्या उनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन भी है? तो अब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, हेडिंग किधर है, ये है। ये देखो, इसको ऊपर ले जाते जैसे आप लोगों को दिक्कत ना है। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, तो गौर से समझिए इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने एक रिएक्शन ली N1A रिवर्सेबल N2B। अब यार मैंने इसका केपी लिखा, तो केपी इक्वल टू क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर N1। क्लियर है, यही इक्वेशन तो बनेगी। अब जरा बताओ, पीवी इक्वल टू होता है NRT। अब यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो किसी बच्चे को खराब थोड़ी लगेगा। ये देखो, अब ये बताओ, ये लिखा है मोल अपॉन वॉल्यूम, सभी एक कंटेनर में होंगे, तो जब सभी के सभी एक कंटेनर में होंगे तो सबके लिए टेम्परेचर सेम, सबके लिए वॉल्यूम की वैल्यू सेम, आर वैसे ही सेम होता है, तो इसका मतलब जिसके मोल डालोगे उसी का कंसंट्रेशन आएगा और उसी का प्रेशर आएगा, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, एक मोल एक प्रेशर, तो जिसका मोल डाला उसी का प्रेशर आ गया। V हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन में जिसका मोल रखोगे उसी का प्रेशर आएगा। तो यदि मैं ये बात ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। ये देखो, इसी को आप एक्टिव मास बोलते हो ना। अब जिसका एक्टिव मास लिखोगे उसी का प्रेशर आएगा, या जिसका प्रेशर लोगे उसी का एक्टिव मास आएगा। प्रेशर किसका है, बी का, तो यदि हम प्रेशर की वैल्यू डाल दें तो क्या लिखोगे, एक्टिव मास ऑफ बी आर टी की पावर N2। जब यहां बी का प्रेशर लेना है तो बी के मोल डालोगे ना, और बी के मोल का मतलब बी की मोलरिटी, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही है, वॉल्यूम अलग अलग पड़ेगा नहीं किसी के लिए। अब ये कमरा है, इस कमरे का डायमेंशन तुम्हारे लिए भी उतना ही है, हमारे लिए भी उतना ही है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, हर बच्चे के लिए उतना ही है। तो हमने बी के मोल रखे, बी का प्रेशर आया तो बी का एक्टिव मास आया। अब ए के मोल रखोगे तो ए का प्रेशर आएगा, ए का एक्टिव मास आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब यार थोड़ा सा इसको सेट कर दो, तो देखो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, तो केपी इक्वल टू, हमने इसको ऐसे लिख लिया, बी की पावर N2 ए की पावर N1 RT की पावर N2 माइनस N1। RT की पावर N1 यहां है, RT की पावर N2 यहां है, तो RT की पावर N1 को ऊपर लेके चला गया। अब जरा इस रिएक्शन का
केसी लिखो। तो केसी क्या होता है? एक्टिव मास के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप क्या लिखोगे? एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1, और ये देखो यहां यही लिखा है। इसका मतलब इसकी जगह पे हम केसी डाल सकते हैं। तो केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर। अब जरा देखो ये क्या लिखा है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा एनजी हो जाता है। वही डेल्टा एनजी है जो थर्मोडायनेमिक्स में था, और 3-4 चैप्टर में ये चलेगा। ये देखो, तो केपी और केसी में एक रिलेशन आ गया, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, वेयर डेल्टा एनजी क्या है? तो डेल्टा एनजी है टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ गैस के मोल लेने। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिव मास। केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये जो मैंने किया है इसका कोई लेने देना नहीं है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन पे रखना है फोकस। ये तो प्रूवमेंट है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इस पर फोकस रखो। केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अच्छा, इस इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, गौर से ध्यान दीजिएगा, आप फंसोगे। देखो, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। यदि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो कोई बुरा थोड़ी मानेगा। देख के बताओ एक बार, है केसी को नीचे ले आया, तो केपी और केसी का रेशियो क्या होता है? आरटी की पावर डेल्टा एनजी के बराबर। कभी क्वेश्चन घूमेगा तो ये भी आएगा, अभी कराऊंगा आपको। अब एक और बात जो आपको आगे का पॉइंट समझाने में हेल्प करेगा, आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना। टेम्परेचर जो भी कुछ करते हैं 298 केल्विन पे करते हैं, आर की वैल्यू होती है 0.821, इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 आता है। तो आरटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे की बात समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप आगे की बात को समझ तुरंत जाओगे, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो, हमें इसकी वैल्यू डालनी नहीं है कहीं, बस इतना पता रहे कि हाँ यार ग्रेटर देन 1 होती है, तो जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए, अब इस जगह पे 3 केस हैं। यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो किसी के ऊपर 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब केपी और केसी बराबर होंगे। ऐसी जितनी रिएक्शन जिनका डेल्टा एनजी 0 है उनमें केपी और केसी की वैल्यू सेम आएगी। यदि केपी दिया है तो केसी पता है, केसी दिया है तो केपी पता है अपने आप। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। अच्छा, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो, अब ये हेल्प करेगा समझने में। एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई किसी में करो तो वैल्यू बढ़ जाती है। 100 इंटू 1.2 बताओ कितनी वैल्यू आएगी? 100 इंटू 1.2 120। एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया, वैल्यू बढ़ गई, 100 थी 120 हो गई। 100 इंटू 0.8 80 कम हो जाएगी। तो एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कम होगी, एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। ये बात क्लियर है? तो बस यहां कम हो गया। देखो, आर की वैल्यू आपने ये रख दी और प्रेशर की वैल्यू ये रख दी, अब मल्टीप्लाई करके निकालो, ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना? अब जरा देखो बच्चों, अब यहां पे थे केसी में जब एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हो तब केपी आता है। इसका मतलब डेल्टा एनजी यदि पॉजिटिव है तो केपी बड़ा है केसी से। कैसे? केसी में एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हो तब केपी मिलता है,
और एक से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब केपी बड़ा है, केसी छोटा है। यदि केसी को 100 मान लिया जाए, एक से बड़ी कोई भी वैल्यू मान लो, तो मान लो ये 100 है, ये 1.2 है, तो केपी कितना आया? 120 आया। तो केसी से ज्यादा आया ना, वही तो लिख दिया मैंने। अब उल्टा आ जाओ, यदि ये माइनस हुआ तो डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव है या लेस देन जीरो है? तो जब लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो ये नीचे आ जाएगा। और एक से छोटी वैल्यू एक से छोटी वैल्यू का डिवीजन करोगे, एक से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। 100 डिवाइडेड बाई 1.2 कर लो, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.2 करो, तो ये मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगाया, 1000 आ गया। 1000 में 12 से डिवाइड कर रहे हो तो 100 से छोटी वैल्यू आएगी, देख लो, है कि नहीं? तो यदि आप डेल्टा एनजी निगेटिव हो गया तो इसका मतलब है ये 100 है, और जब डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू 100 से छोटी आ रही है। इसका मतलब केसी बड़ा है, केपी छोटा है। तो अब आप इसको याद रखना, क्वेश्चनों में आएगा, इनमें से कौन सी रिएक्शन में केपी केसी इक्वल है, इनमें कौन सी रिएक्शन में केपी बड़ा है, केसी छोटा है, इनमें कौन सी रिएक्शन में केपी छोटा है, केपी बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना, डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो बराबर डेल्टा एनजी इक्वल टू पॉजिटिव केपी बड़ा, डेल्टा एनजी इक्वल टू निगेटिव केपी छोटा। एक के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट ध्यान रखो, ठीक है, कि भाई डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो बराबर डेल्टा एनजी इक्वल टू पॉजिटिव केपी बड़ा, डेल्टा एनजी इक्वल टू निगेटिव केपी छोटा। बस एक के रिस्पेक्ट में याद कर लो, जैसे दोनों में परेशान ना होना पड़े। एक्चुअल में जितने भी हम प्रोसेस करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे करते हैं। रूम टेम्परेचर इन जनरल हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो सेंटीग्रेड को केल्विन बनाओगे तो 298 ले लोगे, है ना? इस वजह से ये वैल्यू लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है टेम्परेचर की हमारी। तो देखो ये रिलेशन काम आएंगे क्वेश्चनों में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको ध्यान रखना होगा, यदि डेल्टा एनजी जीरो है तो बराबर है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो केपी बड़ा है, डेल्टा एनजी निगेटिव है तो केपी छोटा है। ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में मैंने स्टेटमेंट पास कर दिया, अपने आप कंपेयर हो जाएगा। नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप जैसे अभी कर रहे हो वैसे करना, वहां बस थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं आता तो मैंने पढ़ा तो दिया है कि किस तरह से चीजों को देखना है, आप उस हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, अब आपने कहा हम कर लेंगे, तो मैंने कहा भाई करके दिखाइए, आपको क्वेश्चन देता हूं। ये आया आपका क्वेश्चन, ये तो नहीं, मेरे यहां से करिए। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज लेस देन केसी? तो केपी छोटा है, डेल्टा एनजी जीरो है तो बराबर है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो केपी बड़ा, डेल्टा एनजी निगेटिव तो केपी छोटा। तो इसका मतलब डेल्टा एनजी निगेटिव ढूंढना है। किसका डेल्टा एनजी निगेटिव आ रहा है? तो देखो 2 माइनस 1 तो ये तो पॉजिटिव आ गया, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, 2 माइनस 3 निगेटिव आ गया, तो ये आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें तो दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अब मैं इसको बता नहीं रहा कैसे निकाल रहा हूं कैसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में यही सब करते रहे। ये समझ पा रहे हो कैसे किया है? डाउट तो नहीं है कि डेल्टा एनजी कैसे निकाला जाता है, इस पर तो कोई बवाल नहीं है ना? सही है, चलो जब तुमने जिद की तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया। अब जरा देखो, फॉर द रिएक्शन SOCl2 Cl2 गैस, SO2 गैस प्लस Cl2, what is the temperature at which Kp upon Kc equal to 3? बताइए कैसे करोगे? देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि Kp अपॉन Kc का रेशियो RT की पावर डेल्टा Ng के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 है कि नहीं? R तो वैसे ही कांस्टेंट है, डेल्टा Ng ऊपर से निकल आएगा। R की वैल्यू आपने क्या डाल दी? 0.0821 T।
डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 1 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 है। टी की वैल्यू बताओ। अब भाई आपका काम है। तो देखो क्वेश्चन वही था, इसको क्या किया है, इसकी लैंग्वेज टफ की गई है, इसकी लैंग्वेज टफ की गई कि यार ऐसा करो थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, केपी अपॉन केसी का रेशियो 3 दे दिया। मैंने कहा टेम्परेचर बताओ। तो अब यार इसको करे कैसे, तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक ही लाइन में तो सॉल्व हुआ है, मगर अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि लीक से हटके है, इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से कर लिया। कर लोगे? अच्छा आप जिद कर रहे हो तो ये कर दो, ये आपके यहां आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल, भाई बराबर नहीं है। केपी केसी कब बराबर नहीं होते, जब डेल्टा एन जी 0 के इक्वल ना हो, है ना। तो बस ये देख लो कि डेल्टा एन जी 0 किसका नहीं है, जिसका 0 नहीं है उसका केपी केसी बराबर नहीं होगा। तो करिए, देखो यहां पे क्या है, 1 1 2 2 0 हो गया, 2 2 0 हो गया, है ना। 1 1 1 1 0 हो गया, ये 2 माइनस 1, ये सॉलिड है, गैस के लेने हैं, तो 2 माइनस 1 1। केपी और केसी बराबर नहीं होंगे क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 नहीं है ना। अच्छा, तो ये तो रिलेशन वाले क्वेश्चन थे कि हाँ भाई रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करोगे। अब आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अभी तो हम लोग रिलेशन पे चल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है रिलेशन वाले क्वेश्चन है तो आप किस तरह से कर लोगे। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कि केपी और केसी में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। तो अब जरा देखो, अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। अभी तक केपी केसी के सराउंडिंग की बात कर रहे थे कि हाँ भाई ये इक्वेशन कैसे आई, इस इक्वेशन का रिलेशन पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उन पर बात कर रहे थे। अल्फा क्या होता है, मतलब उसकी पूरी भूमिका हो गई है, अल्फा भी बता दिया है, केपी केसी के रिलेशन भी बता दिए हैं। अब उनको निकालना सिखाते हैं। तो निकालने के लिए जरा देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, ठीक है। इसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला पॉइंट, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, यदि नहीं है तो भाई लोग बैलेंस करो। क्यों, क्योंकि पावर लगनी है ऊपर, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे तो ऊपर पावर लगेगी, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो पावर गलत लगेगी, पावर गलत लगेगी, अपना आंसर अपने आप गलत आ जाएगा। तो हमेशा बैलेंस इक्वेशन पे ये सब लगेगा, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, टी इक्वल टू 0 पर लिखना है आपको, सिचुएशन लिखो, फिर एट इक्विलिब्रियम पे सिचुएशन लिखो। इसके आगे की सिचुएशन हमको लिखनी नहीं होती है। टी इक्वल टू 0 की कंडीशन लिख दी, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दी, ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 की लिख दी, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम की लिख दी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछ रहा हो वो निकाल लोगे, अपने आप आ जाएगा। अब बस आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखनी है, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। जो कुछ पूछेगा अपने आप आ जाएगा। पहले 3 स्टेप जैसे ही करोगे अपने आप पता चल जाएगा कैसे करना है, ये 3 स्टेप अपने को जरूर करने हैं, चौथा स्टेप अपने आप हो जाता है। हर क्वेश्चन के में यही काम करेंगे। और ध्यान रखना एक ही कंटेनर में सारा कुछ हो रहा है, तो एक कंटेनर में हो रहा है तो वो जो छोटी छोटी बातों पे घुमाएगा वो इससे क्लियर हो जाएगी कि हाँ सारा कुछ एक कंटेनर में हो रहा है। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार सबके लिए वॉल्यूम सेम है कि नहीं। तो ये बातें पता चल जाएंगी आपको। आपको ये पता चल जाएगा कि सबका टेम्परेचर सेम है क्योंकि एक ही कंटेनर में सब कुछ चल रहा है। तो बस एक और दिमाग में बात रखो कि एक ही कंटेनर में सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको धीरे से क्वेश्चन कराता हूं और कई क्वेश्चन कराएंगे, 10-12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन उठाता हूं, ये मैं शायद करा चुका हूं कल,
है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन का तो करा दिया था। तो इसको HW लिख देता हूं, ये अलग है मगर वो उसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो कराया था वो PYQ का। अब इसको देखता हूं, ये वाला कराया था। हाँ हाँ, इसको नहीं करेंगे हम लोग। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब पहला क्वेश्चन हमारे पास, when equal mole of ethanol and acetic acid are mixed together at 25 degree centigrade, 33% reaction is complete, Kc of the reaction। आप वो Kc हमसे पूछ रहा है। हाँ मैं लिख दूंगा। तो देखो, एथेनॉल और एस्टिक एसिड की इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। एस्टर बन गया और वाटर बन गया। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, पहले इक्वेशन लिखो, लिख गई। बैलेंस है, हाँ है। फिर T इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखो, तो लिख देते हैं। दोनों के कितने मोल हैं? एक एक। T इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखे। फिर किसकी कंडीशन लिखनी है? इक्विलिब्रियम की। अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखते हैं। अब रिएक्शन कितने परसेंट हुई है? 33%। तो अल्फा देने के तरीके, भाई अल्फा क्या बताता है? कितने फ्रैक्शन रिएक्शन हुई है। तो ये यही तो लिखा है, कितने फ्रैक्शन रिएक्शन हुई है, उसका बस परसेंटेज बना दिया है कि 33% रिएक्शन हुई है। तो अल्फा हमें दिया है, देखो अल्फा की वैल्यू दी है, ये कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अल्फा हमें यहां नहीं रखना है, हमें उसकी वैल्यू रखनी है। क्यों? मोल क्या है? वैल्यू है, एक मोल है, तो मोल से मोल माइनस होगा। तो देखो, एक में से 33% चला गया, क्योंकि 33% रिएक्शन में गया है, तो ये कितना आ गया? 0.33। तो यार 0.33 ये चला गया, जितना ये जाता है उतना ही ये जाता है, 1:1 है, ये भी चला गया। जितना ये जाएगा उतना ये बनेगा, ये आ गया, ये आ गया। अब इन सबके क्या है? मोल। क्यों? ये मोल था तो ये भी मोल होगा, तो सबके मोल आ गए। आपने कहा है केसी बताओ, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? इक्वेशन बैलेंस करो, हो गया। T इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखो, लिख दी। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखो, लिख गई। अब अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने लिखी, इसका मतलब सबकी वैल्यू आपको पता चल गई। देखो सबकी वैल्यू पता है और बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसने कहा यार इक्विलिब्रियम लिखो, तो मैंने कहा ठीक है। क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? अल्कोहल और एसिड। ये देखो, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो प्योर कहां रहा? उस कंटेनर में तो सभी है। अब वैल्यू डालो। अब गौर से देखो, एक्टिव मास क्या है? मोलरिटी है, तो मोल अपॉन वैल्यूम होता है ना, वैल्यूम से डिवाइडेड कहां है अभी? ये तो मोल लिखे हैं, एक मोल एक मोल, तो ये मोल से मोल माइनस हुआ होगा, तो ये सब मोल है। और यहां क्या साइन बना है? एक्टिव मास, मोलरिटी। तो अभी इनको वैल्यूम से डिवाइड करना चाहिए। अब यहां पर देखिए, वैल्यूम कहीं दिया ही नहीं है, तो कंटेनर एक ही है। हाँ, तो जब इसको मोल बनाओगे तो इसको कंसंट्रेशन बनाओगे, मोल अपॉन वैल्यूम। इसको कंसंट्रेशन बनाया, मोल अपॉन वैल्यूम। इसको कंसंट्रेशन बनाया, मोल अपॉन वैल्यूम। इसको कंसंट्रेशन बनाया, मोल अपॉन वैल्यूम। यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड के नंबर बराबर है तो वैल्यूम का टर्म अपने आप कट जाएगा, दो बार ऊपर आएगा, दो बार नीचे आएगा। ये दो ऊपर है तो मोल अपॉन वैल्यूम, मोल अपॉन वैल्यूम। थोड़ा कर देता हूं, देखो, दो बार ऊपर, दो बार, इसकी कोई भी वैल्यू ले लो, दो बार नीचे, तो ये तो कट ही जाना है। तो वैल्यूम दिया हो या ना दिया हो, यदि दोनों तरफ के मोल इक्वल हैं तो वैल्यूम से डिवाइड ही मत किया करो। दिया है तो भी मत करो, क्यों? कैलकुलेशन बचाओ, टाइम बचाओ। नहीं दिया है तो वैसे भी नहीं करना है। तो यदि दोनों साइड के मोल इक्वल है
तो आपको वॉल्यूम में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। और टेंशन हो तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं, यदि मान लो यहां ना देख पाओ तो यहां देख लिया करो, दोनों की पावर बराबर है, जितनी पावर ऊपर जितनी पावर नीचे, तो वॉल्यूम के टर्म की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके लिए वॉल्यूम सेम होगा और पावर बराबर है तो कट ही जाएगा, तो हम मेहनत क्यों करें। बात समझ पा रहे हो ना, कि ये जो हम गलत लिखने जा रहे हैं मगर वो सही कैसे है, क्योंकि मैं मोल डालूंगा तो आगे कहीं बराबर नहीं होगी तब भी तुम मोल झोंक दोगे, तो ये मोल नहीं डाल रहा हूं, ये आपको मन की आंखों से देखना है, कंसंट्रेशन ही पड़ रहा है, वॉल्यूम का टर्म अपने आप कट रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहां डाल दिया बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको बताओ भाई 1 सेकंड, 0.67। अब महान काम आपके हवाले, 0.25। आंसर भाई देख लियो अपना, क्लियर हुआ। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब मैं धीरे धीरे घुमाता चला जा रहा हूं, कुछ पूछो पूछो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये लिक्विड है, ये किसमें है लिक्विड, ये किसमें है लिक्विड, ये किसमें है लिक्विड, तो ये प्योर फॉर्म में रहेगा, वो तो सब मिलके ही बैठे हैं ना एक ही कंटेनर में ना, अलग अलग तो है नहीं, तो मिक्सचर ही तो है, एक्वस सोल्यूशन ही तो है ना। प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड मिलेगा ही नहीं, वो तभी मिलेगा जब सॉलिड और लिक्विड हो, कि हाँ यार सॉलिड है वो नीचे पड़ा है अपना, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे। अच्छा अब जरा देखो बच्चों, हम लोग कई क्वेश्चन इस तरह के करेंगे जैसे हम चीजों को समझ पाए और क्वेश्चन को कर पाए, यहां तक ठीक है। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, इसी क्वेश्चन को फिर से उठाया मैंने, डरना नहीं बस। देखिए 1 मोल ईच इथाइल अल्कोहल, एस्टिक एसिड and water present in closed container at equilibrium, (33% reaction complete, C2H5OH प्लस इथाइल अल्कोहल। देखो इनके क्वेश्चनों में लैंग्वेज ज्यादा होती है और रिएक्शन भी लिखनी पड़ती है, तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी होती है। अब मैंने पूछा ठीक है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस किया है, जरा सा डिफरेंस किया है। अब जरा देखो इसमें क्या किया मैंने, रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी डाल दिया है, मगर एक प्रोडक्ट डाला है वाटर, चेक करो 1 मोल ईच लिखा है, इथाइल अल्कोहल, एस्टिक एसिड एंड वाटर, तो वाटर तो हमारा प्रोडक्ट है, मगर आपने प्रोडक्ट को भी इनिशियल में ले लिया है। आपने बस ऐसे किया, इथाइल अल्कोहल 1 मोल, एस्टिक एसिड 1 मोल, 1 मोल वाटर, वाटर प्रोडक्ट भी है, वाटर आपने शुरुआत में भी डाल दिया है। तो अब इक्वेशन कैसे चलेगी, देखो हमारा रूल क्या है, क्वेश्चन हमारा रूल नहीं है, आप ध्यान दो, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता हमें मतलब नहीं है, हमारे तो वही सेट पैटर्न है, रिएक्शन को बैलेंस करो, T इक्वल टू 0 की कंडीशन लिखो, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखो, फिर जो भी पूछेगा वो अपने आप आपको दिखेगा, बस आप इतनी 3 कंडीशन लिख के देख लो पहले। तो लिख लेते हैं, इक्वेशन हमारी ये है, इक्वेशन हमारी ये है, ऐसे कर दिया। अब T इक्वल टू 0 लिखो, 1 1 1 0, यहां पे किसी की परेशानी तो नहीं हुई भाई, इनिशियल में ही तुमने प्रोडक्ट ले रखा था तो मैंने लिख दिया। अब जब इक्विलिब्रियम आया तो आप कह रहे हो 33% डिसोसिएट होगा, तो एक का 33% 0.33,
तो 1 माइनस 0.33, 1 माइनस 0.33, मैंने उसी क्वेश्चन को इसलिए उठाया 0.33, तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी थोड़ी। हाँ बेटे कहाँ हो? t इक्वल टू 0 पे कौन 0 है? एक मिनट, एक एक करके सबको सुन। हाँ पूछो। हाँ कॉमा लगा होगा। एट इक्विलिब्रियम 33% रिएक्शन कंप्लीट है ना, कॉमा लगा दिया। तो ये ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन? अब कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा टेंशन अभी भी है। टेंशन क्या है? वॉल्यूम से फिर नहीं डिवाइड किया। तो अब इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार समझा दिया कि वॉल्यूम से डिवाइड जहां नहीं कर रहे होंगे उसके पीछे रीजन क्या हो रहा होगा। पावर सेम है तो वॉल्यूम के टर्म की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बच्चे जरा फंसते हैं, तो देख लो 1 मोल पहले से था, 0.3 और आ गए, तो अब वैल्यू ये होगी। अब हमने फिर वही काम किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो मैंने एक्टिव मास ही लिखा है, बस मन की आंखों की जरूरत है। मोल नहीं लिखे गए हैं, एक्टिव मास ही लिखे गए हैं, वॉल्यूम के टर्म कट गए होंगे। बात समझ पा रहे हो सब लोग? सही है। चलो आप लोगों ने कहा सर ठीक है कर लेंगे। अच्छा 0 पॉइंट, घर में कर लियो अपना। एक आंसर बताओ यार। 0.98, 0.98, ठीक है। अच्छा अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप लोग इस तरह से कर लोगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम लोग चेंज करते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन की वो इक्वेशन पूछ रहा है। बातें नहीं करो, अरे भाई कितना 0.1 करोगे, इधर आओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये तो लिखे नहीं जाएंगे, सिर्फ ये लिखा जाएगा। अब ये लिखा कैसे जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, रिएक्टेंट है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ये सॉलिड है तो सिर्फ यही तो लिखना है, इसकी पावर 5 लगा देनी है। तो केसी की वैल्यू क्या आएगी? 1/O2 की पावर 5। क्लियर है? अच्छा चलिए, अरे लड़ो नहीं यार, ये कौन सा क्वेश्चन है? द डिसोसिएशन, नहीं ये फर्जी क्वेश्चन है, अभी जरूरत नहीं है इसकी। हाँ ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो डरावनेपन पे मत जाइएगा कि यार कितना बड़ा फिगर वाला क्वेश्चन लाए, आप क्वेश्चन को पढ़िए और बातों को समझिए। द फिगर शो दैट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए एंड बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब वो थोड़ा साइंस की लैंग्वेज लिख रहा है, नहीं तो इतनी देर से तो यही करते हैं, टाइम इधर जा रहा है कंसंट्रेशन इधर जा रहा है। उसका कहना है कि टाइम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। हाँ होगा ही भाई, जब रिएक्शन चलेगी आगे पीछे तो होगा ही। वो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ कर दी है। द फिगर शो दैट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए एंड बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम आप कैसे पहचानोगे? आपको कोई कंसंट्रेशन नहीं दिया है, ग्राफ में वैल्यू दी है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय क्या पढ़ाया? इक्विलिब्रियम कहां पे आती है, कैसे पता चलता है इक्विलिब्रियम आई? जब लाइन पैरेलल हो जाए। ये देखो लाइन पैरेलल है, यहां पे ये इक्विलिब्रियम आया है। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां निकालोगे? इक्विलिब्रियम पे निकालोगे। अब इक्विलिब्रियम है कहां पे? इस जगह पे। कंसंट्रेशन का है ना ग्राफ, टी वर्सेस कंसंट्रेशन कल पढ़ाया था। तो टी वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ में बताया था कि जब कंसंट्रेशन की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होता है। यहां पे लाइन देखो पैरेलल है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है? ये जब इक्विलिब्रियम आया। बी की वैल्यू क्या है? ये जब इक्विलिब्रियम आया, है कि नहीं? तो भाई इक्विलिब्रियम पे Kc इक्वल टू
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? बी, 0.5 इंटू 0.5। रिएक्टेंट कौन है? ए, 0.1। तो ये तो कट गया, तो ये 2.1 डिवाइडेड बाई 1, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये ग्रेटर देन 1। ये हम लोगों ने ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन किया। अच्छा, अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं अभी करना नहीं चाहता था, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका टॉपिक पढ़ा दिया है, कल पढ़ाया था आधा। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन द रिएक्शन, रिक्वेशन मैं लिख देता हूं, ठीक है, ओवरलैप हो गई है। नहीं, ये संकल्प भारत में टाइप कराया था, है PYQ। यहां जब रेड बनाओ ना तो संकल्प भारत, वो जब पट्टी लगी हो तो वहां का टाइप कराया हुआ है, और जब कुछ ना हो तो समझ लेना यहाँ का टाइप कराया है। और जब ग्रीन कलर की पट्टी आए तो फिर नहीं, वो 800 क्वेश्चन मैंने एक साथ टाइप कराए थे नए, और उनको वो करेक्शन किया था। पहले इनसे टाइप करा दिए, जैसे जैसे नए क्वेश्चन बनाने तो 2 तरीके हैं, खुद लिखो। एक तरीका ये है कि तुम ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनको टाइप कर दो। फिर वो मेरे पास आ गया, अब मैं बैठा, लैंग्वेज चेंज की, किसी का ऑप्शन चेंज किया, किसी को टफ करना है तो उसकी लैंग्वेज में और कुछ डाल दिया, इस तरीके से क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो पहले लिखता है ना, तो वो बेचारा थोड़ी केमिस्ट्री समझता है, तो मैं कुछ लिखता हूं, वो कुछ लिखता है, फिर वो वापस आता है, फिर मैं उसको करेक्ट करता हूं, और यदि मेरे को करेक्ट करने का टाइम नहीं मिला तो पता चला वो 10 दिन तक ऐसे ही पढ़ा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। हाँ यार रुक जाओ, अभी इक्वेशन तो देख लें। हाँ, अब वो क्या कह रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH ion in the reaction, if the concentration of OH ion in the reaction decreases by 1/4 times, the equilibrium concentration of Fe ion will be increased। अब जरा गौर समझो, इस क्वेश्चन को आपको करना है, मगर इसके साथ मैं थोड़ा एक और पॉइंट जोड़ता हूं। पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से ये आया, ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, पहला ऑप्शन 8 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा 64 टाइम्स ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तीसरा 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चौथा 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पांचवा नन ऑफ दिस। बताइए, जब आप कंसंट्रेशन हाँ, जब आप कंसंट्रेशन 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर दोगे Fe ट्रिपल OH निगेटिव का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बताइए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर की कोई बात नहीं हुई है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो वो ऑप्शन ऐसे भी बना सकता था कि भाई कंसंट्रेशन मैंने क्या किया, OH आयन का 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने गुना बढ़ जाएगा। तो बच्चे गुना में चल देते हैं कि चलो बढ़ाना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है जब तक टेम्परेचर की चर्चा ना की जाए। टेम्परेचर की भाई बात कर नहीं रहा है तो तुम कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो चेंज नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने ये कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, मगर बाकी चीजें तो चेंज होंगी। अब चेंज होंगी तो अब आपको निकालना है। तो देखो, आपने इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा, तो इक्विलिब्रियम में ये सॉलिड है, ये आएगा नहीं, ये इक्वस है, ये इक्वस है, तो आया ये। पहले इक्वेशन ये थी, ठीक। अब वो कह रहा है मैंने क्या किया है, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया। कंसंट्रेशन की वैल्यू, ये कंसंट्रेशन आपने 1/4 टाइम्स कर दिया है, तो कर दो यार। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Fe न्यू, अब नया हमें नहीं पता है, इसको नया कितना कर दिया आपने,
जो भी पहले था उसका 1/4 कर दिया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, वो तो कांस्टेंट होता है ना। तो यार ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर कर दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, पहले वाली ये है बाद वाली ये, तो बराबर कर दिया। चार को 3 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाता है? 16 16 64। कट्टम काट खेल लिया। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया? हाँ, नया कंसंट्रेशन कितना आ गया? 64 टाइम्स। अब मान लो कोई मेरी तरह मक्कार हो कि नहीं सर हम चाहते हैं कि इस ऐसे क्वेश्चनों में तो आप पेन ही ना चलाया करो। तो देखो जरा गौर समझना, ये यदि 64 टाइम डिक्रीज किया है तो इसको 64 टाइम इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो यदि तुमने OH आयन का कंसंट्रेशन 64 गुना कम कर दिया है तो दूसरे का 64 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लायर तो कांस्टेंट है ना। उसमें क्या है, ये सब लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, है ना। पहले मैंने करके इसलिए दिखाया है कि वो तो मैंने मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई कर दी, मगर पहले करते कैसे पहले ये सिखा दूं। नहीं तो उसने जैसे ही कहा कि यार ये 1/4 टाइम्स है और मैंने यहां देखा पावर 3 है, तो इसका मतलब ये 1/64 गुना डिक्रीज होगा। तो यदि ये 1/64 टाइम डिक्रीज होगा तो वो 64 टाइम्स बढ़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मल्टीप्लायर कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लायर कांस्टेंट है। तो यदि ये वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी उतना ही इसको बढ़ना पड़ेगा। ये कितना डिक्रीज हुआ? 1/64, तो ये कितना बढ़ेगा? 64। बस। नहीं तो जिसको ये ना समझ में आए तो टेंशन ना ले, ये भी आसान ही है। दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर करके वैल्यू का रिलेशन निकाल लो। हाँ बेटे, टाइम कहाँ कितना हुआ है? चलो अच्छा, चलते चलते एक क्वेश्चन और कर लो। अरे याद करके आया हूं, भूल जाऊंगा। हाँ अच्छा, चलो अच्छा ये वाला कर लो बस। हाँ पूछो। तुम उसी तरह से कर लो, मैथ्स वाला जरूरी थोड़ी लगाना। हाँ 1 मिनट भाई, सब लोग रुक जाओ, इसकी आवाज सुन ले। हाँ 1 मिनट उधर आता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ क्या कह रहे हो इसमें बताओ। हाँ वहां लिखा है, ठीक है। अच्छा ये कैसे पकड़े? आप यहां से पढ़ो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन द रिएक्शन डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स, है ना। ऊपर उसने लिख दिया है कि OH आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब डाउट तो क्लियर हो गया ना तुम्हारा। अच्छा बच्चों, चलो अभी अभी इस पर देखो, कोई बात नहीं। हाँ 1 मिनट, अभी आप में से कोई भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन मत करिएगा। अभी देखो क्या है, इस पर क्वेश्चन अभी मैं 5-7 और कराऊंगा, 4-5 कराए मगर और कराऊंगा, उसका रीजन है इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी केपी निकालने का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, इस पे क्वेश्चन आता है। आप पेपर उठाओ तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन केपी पे आ रहा है, केपी केसी पे आ रहा है। तो इस पे इसका मतलब प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो अभी 5-6 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा कि क्या क्या सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग में बैठे, फिर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की जो भी हेडिंग होंगे करेंगे। तो अभी मैं इस पे 5-6 क्वेश्चन और कराऊंगा। आप लोग आज टाइम हो गया तो इतना ही कर लो, मंडे को हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे का जो टॉपिक होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और मन नहीं है तो फिर मत करो। जाओ 700 नंबर